नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। आज समान विज्ञान का 7वां क्लास है और देखते हैं इसमें क्या खास है। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ही नहीं भूलिएगा, ठीक है? अगर किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं और बिल्कुल पढ़ सकते हैं। चलिए, आज का पहला सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है। महिलाओं में मासिक चक्र की अवधि है 10 से 12 दिन, 12 से 18 दिन, 28 दिन या 42 दिन। बताइए। एक क्वेश्चन जो है ये बायोलॉजी से है और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से है, ठीक है? प्रजनन तंत्र से। तो जो महिलाओं में मासिक चक्र होता की अवधि होता है वो कितना दिन का? 28 दिन। याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए, अपराधी को पहचानने के लिए फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? सवाल है कि किसी को अपराधी को पहचानने के लिए जो है वो फॉरेंसिक विभाग निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो किस तकनीक का प्रयोग करता है? तो करता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो है वो प्रयोग करता है। किस चीज के लिए? अपराधी को पकड़ने के लिए कि किसने कत्ल किया, क्या किया, नहीं किया, फला किसने किसके साथ यौन उत्पीड़न किया, ये सब पहचानने के लिए। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? जो लेमार्क थे उनका मूल सिद्धांतवाद क्या है? सिद्धांत क्या है? आप पढ़े हैं? तो लेमार्क जो है इसका सिद्धांत था उपार्जित लक्षणों की वंशागति को पहचानने के लिए लेमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या था? उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, इसके लिए अब इसका हम एक्सप्लेनेशन नहीं लेकर आए ताकि कम समय में आपका ज़्यादा तैयारी हो जाए और सिर्फ देखिए क्वेश्चन को किस तरह का पैटर्न पूछा जाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। सही कूट का चयन करें। बताइए बताइए बताइए, कुछ मिलाने वाला सवाल है। बताइए आप लोग। ये जो है ना, एस्केरिस जो है, एस्केरिस किससे संबंधित है? एस्केरिस आपका संबंधित है निमोटोडा से। किससे संबंधित है? ए निमोटोडा से। मलेरिया परजीवी, तो मलेरिया परजीवी जो संबंधित है आपका ए प्रोटोजोआ से होता है ना मलेरिया परजीवी, ठीक है। घरेलू मक्खी, तो घरेलू जो मक्खी है आपका, घरेलू मक्खी किस में हो जाएगा? स्तनधारी या आर्थ्रोपोडा में? तो जो घरेलू मक्खी आपका हो जाएगा ये हो जाएगा आपका आर्थ्रोपोडा में। याद रखिए आर्थ्रोपोडा में। चलिए याद रखिए। गाय का, गाय क्या है? स्तनधारी है। गाय एक स्तनधारी, थोड़ा सा छोटा हो गया था। गाय एक स्तनधारी है। तो यानी ऑप्शन जो ए दिख रहा है वो 3 4 2 1 ये सही हो जाएगा। फिर से बढ़िए। एस्केरिस, एस्केरिस किसमें हो जाएगा? निमोटोडा में। मलेरिया परजीवी तो प्रोटोजोआ में। घरेलू मक्खी, घरेलू मक्खी बताइए ये हो जाएगा आर्थ्रोपोडा में। और गाय स्तनधारी संघ में। जी भाई, इधर संघ है इसका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ बीजीय पौधों में बीज नग्न होते हैं, ठीक है। अगर किसी देखे होंगे ना, किसी बीज पौधे में बीज जो होता है वो नग्न होते हैं। ऐसे पौधे किस समूह में रखे जाते हैं? बताइए। जो नग्न होते हैं ये किस में रखे जाते हैं? इसको रखे जाते हैं जिम्नोस्पर्म में, इनको रखे जाता है, ठीक है। याद रखिए जिम्नोस्पर्म में इनको रखे जाते हैं। अगला सवाल। सवाल है कि नींबू का डायबेक रोग, नींबू का डायबेक रोग जो होता है किसके कारण होता है? नींबू का जो डायबेक डिजीज होता है, नींबू का डायबेक रोग जो होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? तो नींबू में जो होता है ना, ये तांबा की कमी के कारण नींबू में डायबेक रोग होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्फा केरोटीन जो है, अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन किस में उपस्थित होता है? सवाल है कि अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन किस में उपस्थित होता है? तो रक्त में होता है, ऊन में होता है, अंडों में होता है या त्वचा में होता है? किस में होता है अल्फा केरोटीन? ये अल्फा केरोटीन जो है ना भाई साहब, ये त्वचा में होता है। कहाँ पे होता है? त्वचा में होता है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से किन रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकता? नेत्रदान कौन सा इसमें पीड़ित है जो नेत्रदान नहीं कर सकता है? एड्स, रेबीज, धनस्तुम, अफेजा, हेपेटाइटिस बी, कौन सा इसमें है कि जो रक्तदान नहीं कर सकता है? ठीक है। तो आप लोग जानते होंगे न कि एड्स वाला व्यक्ति, रेबीज वाला व्यक्ति, धन स्तुम जो टेटेनस जो होता है उसका, हेजा और हेपेटाइटिस बी का जो व्यक्ति है ना, ये नेत्रदान
नहीं कर सकते हैं। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि एड्स, रेबीज, धन अस्तमानी, टेटेनस जो होता है, हैजा होता है, हेपेटाइटिस बी होता है, वो नेत्रदान नहीं कर सकता है। इस सबसे बचिएगा आप लोग, थोड़ा जानकारी आप लेना चाहिए। चलिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। पूछा है, ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होती है। बताइए। ल्यूकेमिया ये होती है आपका श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में जो होता है ना, ये ल्यूकेमिया असाधारण वृद्धि होती है। ये जो ल्यूकेमिया है एक प्रकार कैंसर है जिसमें असाधारण वृद्धि होते हैं श्वेत रक्त कोशिकाओं की संख्या में। चलिए अगला सवाल। सवाल है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सवाल क्या है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। क्या है, क्या है कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम की खोज की। उन्होंने गणित की एक नई शाखा का कलन की खोज की। उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। बताइए कौन? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। किसने गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की? कौन? वो गणित की नई शाखा का कैलकुलस की खोज किया। उन्होंने गति के नियमों का प्रतिपादन किया। तो ये कौन किया था? ये हमारे गैलीलियो साहब ने किए थे, गैलीलियो ने। चलिए अगला सवाल। निम्न में से कौन सा कथन प्रस्रव तरंगों के लिए सत्य है? बताइए। सवाल है कि निम्न में से कौन सा कथन प्रस्रव तरंगों के लिए सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये जो है ना, इन तरंगों की आवृत्तियां अधिक तथा तरंग दैर्घ्य कम होती है। जिस ठीक है, प्रस्रव तरंगे जो है ना, इनकी आवृत्तियां अधिक होती है, प्रसरण तरंग कम होती है। बिल्कुल सही। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है। जी, इनका तरंगों का जो उपयोग है ना, ये सोनार प्रणाली में प्रयोग। कहाँ सोनार मतलब कहाँ पे, जहाँ जहाज रहते हैं वहां पर जहाज में सोनार लगा होता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं। बिल्कुल सही, ये तरंगों के सुन सकते हैं। हमारा ऑप्शन जो डी है सही हो जाएगा। अगला सवाल। कणों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण की क्रिया को कहते हैं। कणों के द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण यानी हीट ट्रांसमिशन की क्रिया को क्या कहते हैं? हीट ट्रांसमिशन की क्रिया को कहते हैं क्या? इसको बोलते हैं चालन। क्या बोलते हैं? यानी कंडक्शन। अगर कणों के द्वारा जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? चालन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि मरुभूमि जो रेगिस्तान में मृगरेचिका वाली घर परिघटना परिघटना को क्या कहते हैं? जैसे कि आप देखेंगे वहां पे कि लगेगा कि आगे पानी दिख रहा है बालू में, लेकिन वहां जाइएगा तो पानी नहीं रहता है। यानी मृगरेचिका की घटना जो होता है किसके कारण होता है? ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण जो है ऐसा दिखाई पड़ता है हम लोग को। ठीक है, कि लगेगा पानी आ गया लेकिन जाने से वहां पानी नहीं। चलिए अगला सवाल, किसके कारण होता है? तो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के कारण। अगला सवाल। निम्नलिखित में असत्य कथन को चुनिए। इसमें कौन सा कथन असत्य है? बाकी तीन को सत्य है, तो इसमें असत्य चुनने को बोला है। चुंबक के दो विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या सही है? बिल्कुल सही है, लेकिन असत्य पूछा है। समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं परस्पर समानांतर एवं समुद्र दुरुस्त होती है। ठीक, बिल्कुल सही है कि समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय रेखाएं जो परस्पर समांतर एवं समदुरुस्त होती है। चुंबक को गर्म करने पर वह अपना चुंबकीय गुण खो देता है। बिल्कुल, अगर चुंबक को आप गर्म कीजिएगा ना, तो अपना चुंबकीय गुण ही खो देगा। चलिए, यानी कि वो चुंबकीय रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी ध्रुव में जाती है। बिल्कुल गलत, ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन जो डी है ये गलत हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 जो है आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। क्या उत्सर्जित करता है? अल्फा, बीटा, गामा या एक्स किरण। ये जो है ना भाई साहब, कोबाल्ट 60 ये आपका गामा किरण उत्सर्जित करता है। कौन सा किरण? गामा किरण। अल्फा, बीटा, गामा। चलिए, गामा किरण उत्सर्जित करता है। अगला सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कौन सा सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट सही है, ये ला।
क्या सही लग रहा है आपको? बिल्कुल सही, जेम्स वाट वाष्प इंजन। एजी बेल जो है, अलेक्जेंडर बेल जो है, ये टेलीफोन के आविष्कार किए? बिल्कुल सही। जे एल बेयर टेलीविजन, बिल्कुल सही। अजय पार्किंसन इस पेनिसिलिन का खोज नहीं किए थे, यानी कि ऑप्शन जो गलत है, ऑप्शन जो डी है, ये गलत है। बाकी ये तीनों सही है। अगला सवाल, शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का उपचार फिटकरी से करते हैं, या प्रक्रिया क्या कहलाती है? सवाल है कि शुद्धिकरण की प्रक्रिया में गंदे जल का जो उपचार फिटकरी से करते हैं, यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए, 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 बताइए। ये गंदे जल का जो उपचार फिटकरी से करते हैं ना, उसको हम लोग बोलते हैं पाइसीकरण। क्या बोलते हैं? पाइसीकरण उसको बोलते हैं। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार, रदरफोर्ड के अल्फा किरण याद रखिएगा, रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन सिद्धांत के अनुसार जो है ना, ये नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। क्या है? नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? सभी अम्लों में तो कौन सा? क्या हाइड्रोजन, क्या फ्लोरीन, क्या सल्फर, क्या सोडियम? कौन सा होता है? ये जो होता है ना भाई साहब, ये आपका होता है हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। अगला सवाल, कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? बताइए, क्या करके? कोई परमाणु अपना अष्टक किस प्रकार पूर्ण कर सकता है? किसी अन्य परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, जी। किसी अन्य परमाणु को इलेक्ट्रॉन त्याग करके, जी। किसी अन्य परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके, बिल्कुल सही। यानी जो ऑप्शन सभी विधियां जो है ये सही है। किसी को ले सकता है, कभी त्याग कर सकता है, कभी साझेदारी कर लेगा, यानी इस तरह आपका अष्टक पूरा कर सकता है। अगला सवाल, ऊष्माशोषी अभिक्रिया एंडोथर्मिक रिएक्शन से संबंधित है। ऊष्माशोषी जो अभिक्रिया है से संबंधित है, क्या संबंधित है? बर्फ का है? बताइए। ये जो है ना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण और ठोस लवणों का पिघलना जो है ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। जल जल का पिघलना, बर्फ का पिघलना, जल का वाष्पीकरण, ठोस लवणों का पिघलना, ये सभी है। चलिए अगला सवाल। सवाल है कि आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है। याद रखिए, पहली बार सुन रहे होंगे कि आवर्त सारणी में दो तत्वों का नाम फ्रांस के नाम पर है। उनमें से एक फ्रांसियम है और दूसरा क्या है? दूसरा कौन सा है? दूसरा आप लोग बताइए। ये है फर्मियम। कौन सा है? एक फ्रांसियम है, एक फर्नियम जो है फ्रांस के नाम पर है। याद रखिएगा। अगला सवाल, सोने के पुराने आभूषण को चमक लाने हेतु उन्हें पॉलिश किया जाता है। पॉलिश करने के बाद आभूषण का वजन पुराने आभूषण से क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है, कम हो जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या कुछ कहा नहीं जा सकता है? तो क्या हो जाता है? ये जो है ना, कम हो जाता है। देखते नहीं, ये घूरते रहता है गांव घर में कि दीजिए हम सोनवा के चमका दबा, ये कर दबा, तो जो धोता है और सलाह ले जाता है। ठीक है, सॉरी। अगला सवाल, वर्तमान में ज्ञात तत्वों में आधातुओं की संख्या 8 है। क्या? बताइए, बताइए। सॉरी, ये जो है कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों में आधातुओं की संख्या कितना है? आप बताइए, आधातुओं की तत्वों की संख्या कितना है? ये संख्या जो है ना, ये आपका है 20। कितना है? 20 जो है आधातुओं की संख्या, मतलब नॉन मेटल्स की संख्या। चलिए आज के सवाल यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को एक बार झारखंडी जोहार और फिर से नमस्कार। चलिए।